बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। होप सो कि आप अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे और इन लेक्चर से एंजॉय भी कर रहे होंगे। लास्ट हमने अपना यूनिट कंप्लीट किया 3 लेक्चर्स के अंदर। पहला यूनिट आपका कंप्लीट हुआ। होप सो अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा और प्रैक्टिस भी की होगी, क्योंकि बार बार हर लेक्चर में मैं आपको बोलता हूँ भाई प्रैक्टिस लाजमी करनी है, इसे आसान नहीं लेना। आपके 2 साल का जो करियर है वो सिर्फ इन्हीं लेक्चर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन्हीं 2 माह के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो फोकस कीजिए अपनी स्टडी के ऊपर और सीरियस रहिएगा। आइए जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टेस्ट की डिस्कशन। आपका पहला टेस्ट था, होप सो बड़ा अच्छा हुआ होगा। आइए जी डिस्कस करते हैं कि इस टेस्ट में किसका क्या आंसर था और क्या जो था वो आंसर नहीं था, कौन सा आंसर क्यों नहीं था, किस वजह से नहीं था। ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 2 कॉलम्स। और कॉलम्स में है हमारे पास लाइसोसोम, सेकंड है जी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है जी क्लोरोप्लास्ट और आरईआर फोर्थ है। और साथ जो सेकंड कॉलम है उसमें ए में है हमारे पास प्रोटीन सेंसिस, बी में है हमारे पास फोटोसेंसिस, सी में है सुसाइडल बैग और डी में है हमारे पास यूज एडीपी। सो हमने कॉलम को क्या करना है, मैच करना और बताना है कौन सी ऑप्शन ठीक है विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शंस। तो लाइसोसोम जो हमारे पास है वो सुसाइडल बैग है, तो 1 के साथ सी अटैच हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे पास वो एडीपी को यूज करता है एटीपी बनाने के लिए, तो 2 के साथ डी अटैच हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट हमारे पास फोटोसेंसिस करता है, तो 3 के साथ बी अटैच हो जाएगा। और आरईआर हमारे पास जो है वो प्रोटीन सेंसिस करता है, क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर बेशुमार क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और हमने कहा था इसी बिहाफ को उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस सेंस में आपके पास जो ऑप्शन बन रही है वो बन रही है जी डेल्टा ऑप्शन। तो डेल्टा हमारे पास ऑप्शन है। अब मैच कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन सी विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टर 6 ऑर्गेनेलिज क्या हो रही है, मैच हो रही है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं अपने एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ। Which of the following cellular event not directly involved with the mitochondria? अब माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कौन कौन से इवेंट हमारे इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन से नहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। नंबर अल्फा है जी अपोप्टोसिस। नो डाउट अपोप्टोसिस में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता, इन अ सेंस कि माइटोकॉन्ड्रिया अपोप्टोसिस करवाता नहीं है, वो लाइसोसोम करवाता है। लेकिन देखिए ना, जब लाइसोसोम ने मूव करके उसके पास जाना है और एक्टिवली उसको डाइजेस्ट करना है, तो एक स्पेसिफिक मिकदार में एनर्जी चाहिए, क्योंकि अपोप्टोसिस के दौरान क्या किया जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल को डिसऑर्गेनाइज किया जाएगा, सेल की शेप को खराब किया जाएगा, सारे जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको पैकिंग में क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। ऑल दीज प्रोसेस मस्ट रिक्वायर एनर्जी, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीटा ऑप्शन है जी एटीपी सेंसिस, तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व था एटीपी सेंसिस में, जिसे हमने क्या कहा था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। पॉइंट याद रखिएगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और जब आपका क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व होगा यानी क्लोरोफिल इन्वॉल्व होगा, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो दोनों में डिफरेंस है। खैर, तो ए में भी इन्वॉल्व है, बी में भी इन्वॉल्व है। सी है जी आपके पास कंट्रोलिंग द सेल साइकिल, तो डेफिनेटली सेल साइकिल सारा प्रोसेस एनर्जी रिक्वायर करेगा, और वो एनर्जी कहां से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी। द लास्ट वन प्रोटीन डिग्रेडेशन, तो प्रोटीन डिग्रेडेशन में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा था ऑन द बिहाफ ऑफ राइबोसोम, तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे अप्रोप्रिएट और करेक्ट ऑप्शन बनती है, वो बनती है जी डेल्टा ऑप्शन। आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। 3 है जी हमारे पास एग्जांपल्स फॉर द ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज। ऑटोनोमस स्टैंड्स फॉर ऐसे ऑर्गेनेलिज जो खुद ब खुद अपने आप को क्या कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, और वो अपने ऊपर ही डिपेंड करते हैं, उनको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ता फॉर देयर रेप्लिकेशन। जब जरूरत पड़े अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेल वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो जिसमें हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया और साथ हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, तो वहां हमने देखा था कि दोनों के अंदर डीएनए थे।
दोनों के अंदर डीएनए की प्रेजेंस इस बात की आइडेंटिफिकेशन थी, बोथ कैन रेप्लिकेट, तो आपने बोला था वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है। साथ आपने बोला था उनमें राइबोसोम्स भी थे, जब राइबोसोम भी थे तो वो अपनी प्रोटीन खुद ब खुद ही बना रहा था, तो वो रेप्लिकेट में भी अपने ऊपर ही डिपेंड कर रहा है बाय यूजिंग देयर ऑन डीएनए। वो राइबोसोम्स रखे हुए हैं, अपनी प्रोटीन खुद ब खुद ही क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, तो किसी लिहाज से उसे किसी ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दोनों स्ट्रक्चर थे। तो आइए जरा देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया तो है, बीटा ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल ये दोनों तो है। गोल्गी अपरेटस जो है वो ऑटोनोमस नहीं होती, चार्ली क्लोरोप्लास्ट और डेल्टा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास बनती है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों आ गए, तो दोनों जो है वो आपके पास क्या होते हैं, ऑटोनोमस स्ट्रक्चर्स होते हैं। आइए जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द एमसीक्यूज नंबर 4 है जी हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल फंक्शन इज द प्लाज्मा लेमा 2। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको याद होगा हमने कहा था लिपिड बायलेयर थी और दो लेयर्स के दरमियान में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल था, और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि ये भी एमसीक्यू का पॉइंट है कि जो कोलेस्ट्रॉल होती है वो यूकैरियोटिक सेल में होती है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। अब लिपिड बाय नेचर जो है फॉस्फोलिपिड, वो फ्लूइड है, उसी बिहार पे आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को उसे नाम दिया था। तो अब वो फ्लूइडिटी की नेचर को क्या रखे हुए, मेंटेन रखे हुए, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस की वजह से वो जो फ्लूइडिटी होती है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाता है, थोड़ा डिक्रीज किया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्या रहे, मेंटेन रहे। तो जरा ऑप्शन देखिएगा, इंक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ द लिपिड बायलेयर, नहीं जी ऐसा तो वो नहीं करती। डिक्रीज द फ्लूइडिटी ऑफ द लिपिड बायलेयर, जी बिल्कुल वो फ्लूइडिटी को ही क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। सी फैसिलिटेट द डिफ्यूजन, नहीं ये तो जो थे वो प्रोटीन्स चैनल्स और प्रोटीन कैरियर कर रहे थे। और डेल्टा असिस्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द हार्मोन अक्रॉस द लिपिड बायलेयर, नहीं जी बिल्कुल नहीं, ये लिपिड इटसेल्फ जो फॉस्फोलिपिड होती है वो इन्वॉल्व होती है इस फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है वो बीटा ऑप्शन बन रहा है। सो फोर्थ कंप्लीट हुआ, लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ वन। फिफ्थ है जी हमारे पास, द मटेरियल इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय द स्फेरिकल आर ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड। अब आपने पढ़ा था ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल था जो कि बिल्कुल अटैच था विद द न्यूक्लियर इनवेलप, और ये ट्यूबुलर शेप का था। तो हर एक ट्यूब को, हर एक सैक को हमने नाम दिया था किसका, सिस्टर्नी का। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट, यहाँ पे ना कंफ्यूज होके क्रिस्टी जो है वो वर्ड यूज कर जाते हैं। तो क्रिस्टी जो होता है वो याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का कैरेक्टर है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की सैक्स होती हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और गोल्गी अपरेटस के अंदर वो जो सैक्स होती हैं उन सैक्स को हम क्या बोलते हैं जी, सिस्टर्नी। तो अल्फा सिस्टर्नी जी डेफिनेटली सिस्टर्नी ही है। बीटा क्रिस्टी मैंने आपको बता दिया ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चार्ली आपके पास थैलोकाइड, तो वो तो आपको पता है वो किसके अंदर होता है जी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है जहां पे क्लोरोफिल था। एंड द डेल्टा ग्रेना, अब ग्रेना क्या है, वो जो स्टैक बनता है, जो ढेर बनता है इनके थैलोकाइड के कॉम्बिनेशन से, उन्हें हम ग्रैनम कहते हैं। मैनी ग्रैनम कंसीडर एज ग्रेना। तो आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। लेट्स स्टार्ट विद द सिक्स्थ वन। द पैंक्रियाज प्रोड्यूस सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स दैट हेल्प इन द डाइजेशन। दीज ग्रैन्यूल्स आफ्टर पासिंग थ्रू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द गोल्गी अपरेटस। अब जरा पॉइंट गौर से सुनिएगा, प्रोडक्शन हो रही है जी पैंक्रियाटिक जूस की, यानी लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन की बात हो रही है जो डाइजेशन करने के लिए ड्यूडेनम में जाएंगे। तो आपको याद होगा प्रोसेसिंग कौन करता था, गोल्गी अपरेटस। लेकिन एंजाइम बाय नेचर है, तो एंजाइम जो है बाय नेचर प्रोटीन होते हैं, उनको कौन बनाता है, राइबोसोम। तो RER ने प्रोडक्ट देनी थी, वेजिकल आने थे, और फॉर्मिंग फेस ने रिसीव करना था जो आउटर फेस होता है। और ये आपके पास बाय नेचर क्या होता है जी, वो बाय नेचर आपके पास कनकेव रीजन का होता है। फिर वहां से सिस्टर्नी टू सिस्टर्नी कंटेंट आगे शिफ्ट होता है, फिर फाइनली रिलीज किया जाता है उसे मैच्योरिंग फेज से, जिसे आप इनर फेस भी कहते हो। और ये आपके पास जो है वो शेप में कैसा होता है जी, ये शेप में आपके पास जो है वो कनकेव शेप का होता है, और पहले वाला कन्वेक्स शेप का होता है। तो जी कौन सी जगह थी, यहां से रिलीज हो रहा है, तो रिलीज होने की बात हो रही है। तो फॉर्मिंग फेस नहीं, ये तो रिसीव करता है। आउटर सरफेस, फॉर्मिंग को ही आउटर कहते हैं और इसी को ही सिस कहते हैं। मैच्योरिंग फेस,
जी बिल्कुल, यही था आपके पास, मैच्योरिंग फेज ही था। और डेल्टा कॉन्वेक्स सरफेस, तो कॉन्वेक्स सरफेस स्टूडेंट ये भी किसका जो है वो करैक्टर है, फॉर्मिंग फेज का करैक्टर है। आइए जी नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, और नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा 7 क्या है जी, यूकैरियोटिक सेल यूजुअली कंटेन, अब अल्फा है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बीटा है जी न्यूक्लियस, डेल्टा है, चार्ली है जी माइटोकॉन्ड्रिया, डेल्टा है जी ऑल ऑफ दीज, तो यूकैरियोटिक सेल है। और आपको मालूम होगा कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो इनरिच होता है विद ऑर्गेनेलीज। जब वो इनरिच होगा विद ऑल ऑर्गेनेलीज, तो जो भी ऑर्गेनेलीज आएंगे कंफर्म वो इसमें प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, वो एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों आ गए। तो हमें देखना है कि जितने भी ऑर्गेनेली होंगे वो इनमें आ जाएंगे। तो अल्फा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जी कंफर्म होता है, बीटा न्यूक्लियस जी बिल्कुल कंफर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जी बिल्कुल कंफर्म होता है, और ऑल ऑफ दीज, तो डेफिनेटली जी ऑल ऑफ दीज ही आएगा, क्योंकि सारे ऑर्गेनेलीज जो है वो इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आइए जी, ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7। लेट्स स्टार्ट विद द 8। द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन अ मैच्योर आरबीसी, नंबर अल्फा है जी न्यूक्लियस, बीटा है जी माइटोकॉन्ड्रिया, चार्ली है जी राइबोसोम, डेल्टा है जी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें न्यूक्लियस वगैरह नहीं होते। ओके, जो मेन स्ट्रक्चर उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है वो होता है जी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, जो कॉन्टिन्यूसली उसे एनर्जी देता रहता है ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो है वो प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस करके, जिसे आप हीमोग्लोबिन कहते हो, और गैसेस के ट्रांसपोर्ट में क्या हो सके, इन्वॉल्व हो सके। और याद रखिएगा, जब ये बना था तब इसमें न्यूक्लियस होता है, और जब ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है तब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। जब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता तब इसे आप रेड ब्लड सेल की टर्म नहीं देते, तब आप इसे रेड ब्लड कॉर्पिसल की टर्म देते हो। तो इसके बारे में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन या एमसीक्यू बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक स्टेट इन यूकैरियोट्स, कि यूकैरियोट्स के अंदर कौन सा सेल है जो प्रोकैरियोटिक स्टेट में पाया जाता है। तो वो स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। तो अभी के लिए जो इसका आंसर हमारे पास बनता है वो बनता है जी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द नाइन्थ है जी हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंटेंट्स ऑफ द वैक्यूल। तो कौन कौन सी चीजें वैक्यूल के अंदर शामिल नहीं होती। तो अल्फा है जी वाटर, डेफिनेटली वाटर तो शामिल होता है। अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर जब सेल के अंदर पानी आता था तो सबसे पहले जो पानी अब्सॉर्ब करता है वो कौन होता है, वैक्यूल ही होता है। वो साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट होने से बचा लेता है और एक्सपैंड करके टर्जिडिटी में क्या करता है, हेल्प करता है ताकि सेल को शेप मिले। तो अल्फा तो होगा। नेक्स्ट है जी बीटा सैप, तो सैप भी होगा। सैप स्टैंड्स फॉर वाटर इंक्लूडिंग डिसॉल्व सब्सटेंसेस। तो जितने भी मेटाबोलाइट वगैरह होते हैं जो कि जरूरी होते हैं या जो वेस्ट वगैरह हो सकते हैं, ये भी सैप ने अपने अंदर क्या किए होते हैं, स्टोर किए होते हैं। तो बीटा ऑप्शन बी होगी। चार्ली एंजाइम, तो वैक्यूल एंजाइम कंटेन नहीं करता। और डेल्टा है जी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, तो वो तो थी। तो आपके पास जो ऑप्शन आती है वो कौन सी आती है जी, एंजाइम की आती है, कि एंजाइम के अंदर जो है वो वैक्यूल के अंदर नहीं होते। लेट्स स्टार्ट विद द 10th है जी हमारे पास, डैश इज अ साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अल्फा है जी गोल्गी अपरेटस, बीटा है जी लाइसोसोम, चार्ली है जी प्लास्टिड, डेल्टा है जी माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं बीटा को देखूं, ये तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स है जो प्योर बाय नेचर प्रोटीन है। चार्ली को देखूं तो प्लास्टिड के अंदर राइबोसोम्स से जो एंजाइम्स बना रहे थे, प्रोटीन बना रहे थे, इसके अलावा कोई और कंपाउंड वहां पे कार्बोहाइड्रेट वगैरह या ग्लाइकोलिपिड वगैरह नहीं बनता। हाँ, कार्बोहाइड्रेट तो बनता है बाय द बेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन जैसा कंपाउंड नहीं बनता। माइटोकॉन्ड्रिया डेफिनेटली इसके अंदर भी क्या थे, राइबोसोम्स थे। ये क्या कर रहा था, प्रोटीन बना रहा था, एंजाइम बाय नेचर, और कार्बोहाइड्रेट नेचर कंपाउंड को तोड़ रहा था। अब यहां पे ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनता, तो पहला ही रह गया आपके पास अल्फा। तो अगर आपको याद होगा तो आपने कहा था गोल्गी अपरेटस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था वो यही था कि ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ऐड करता है लिपिड के अंदर या किसके अंदर जी, प्रोटीन के अंदर, उसे बनाता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, जिनसे सेल वॉल की रिपेयरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग होती है। इसे ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। ग्लूकोज के अंदर प्रोटीन वगैरह और लिपिड वगैरह
ऐड करने को। सो ये काम हमारे पास किसका है जी, गोल्जी apparatus का। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट ए एंड बी इंडिकेट इन द गिवन डायग्राम। तो डायग्राम आप गौर से देखिए तो क्या शो हो रहा है, तो सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल दरमियान में विद रिस्पेक्ट टू एनिमल सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये असल में क्या है जी, ये असल में हमारे पास है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जो आउटर बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर इनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अंदर जो बिल्कुल दरमियान में एक डॉट हाईली ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास कहलाता है न्यूक्लियोलस। तो असल में जो हमने लेबल किया हुआ है वो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग को यानी मेम्ब्रेन को कवर किया हुआ है, और साथ बीटा ऑप्शन यानी कि क्या नाम है इसका, न्यूक्लियोलस को जो है वो किया हुआ है। तो आपके पास जो आंसर बनता है वो बनता है अल्फा ऑप्शन। आइए जी नेक्स्ट करते हैं जी 12th के साथ। प्रोक्रियोटिक सेल डज नॉट हैव, अब प्रोक्रियोटिक सेल में क्या नहीं होता, नंबर 1 न्यूक्लियस, जी बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं होता। बीटा माइटोकॉन्ड्रिया, जी बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। चार्ली गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो फिर आंसर तो आ जाएगा क्या, ऑल ऑफ दीज, सारे ही नहीं होते क्योंकि प्रोक्रियोटिक सेल की बात हो रही है। लेट्स स्टार्ट विद 13। अब 13 क्या है जी, विच इज द करेक्ट ऑर्डर दैट डिपिक्ट्स हाउ वेसिकल आर ट्रांसपोर्टेड टू द मेम्ब्रेन्स। अब आपने बताना है वेसिकल ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। तो अगर आपको याद होगा पाथवे, तो पाथवे हमारे पास इस तरह का था कि कंटेंट बनाया था राइबोसोम ने प्रेजेंट ऑन आरईआर, और वहां से जो वेसिकल्स निकलते वो वेसिकल मूव कर रहे थे टुवर्ड गोल्जी अपरेटस। तो अब गोल्जी अपरेटस ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, फिर प्रोसेसिंग करके वेसिकल रिलीज किए, और वो वेसिकल मूव करते हैं टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ताकि उनको बॉडी से बाहर रिलीज किया जाए। उन्हें सिक्रेटरी वेसिकल्स कहा था। If they contain digesting enzyme, then they will consider as लाइसोसोम। तो हमारे पास जो यहां पे ऑप्शन बनती है वो कौन सी बनती है जी, ऑप्शन बनती है आपके पास बीटा ऑप्शन। बीटा कैसे कि ईआर से कंटेंट बनेगा, अब वो कंटेंट बन के वेसिकल की फॉर्म में किसके पास आएगा, गोल्जी अपरेटस के पास आएगा, और गोल्जी अपरेटस उसकी प्रोसेसिंग करके फाइनली किसको दे देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दे देगा। तो ये था हमारे पास 13। लेट्स स्टार्ट विद 14। अब 14 है आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल यूजुअली लैक। अब प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी चीज नहीं होती, न्यूक्लिक एसिड। सुन, ये तो होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड। आप अगर उसके राइबोसोम, उसके क्या नाम है उसके क्रोमोसोम्स को देखो तो क्रोमोसोम बाय नेचर हमने कहा था डीएनए का होता है, और इसके अलावा प्लाज्मिड वो भी क्या होता है, डीएनए बाय नेचर होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो तो होगा बीटा ऑप्शन। न्यूक्लियस, जी बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं होता। चार्ली राइबोसोम भी होता है। वैक्यूल्स अगर देखा जाए तो वैक्यूल भी नहीं होते, लेकिन अपने तौर पे जब ये फैगोसाइटोसिस वगैरह करेगा या वेस्ट वगैरह को रिलीज करेगा तो छोटे छोटे वैक्यूल बनाता है जो एक्सक्रीटरी वैक्यूल होते हैं। तो वैक्यूल कभी ना कभी बन जाएंगे जब किसी चीज को इंगल्फ किया या किसी चीज की एक्सोसाइटोसिस करनी है। मेजर जिस बेस पे आप इसकी ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाएगी वो था जी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इसके अंदर जो है वो नहीं होता। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। वो है जी हमारे पास 15। The most predominant ribosome type in the prokaryotes is, अब प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सा राइबोसोम जो है वो डोमिनेंट होता है। तो बड़ी दफा आपको बताया था कि बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो स्टूडेंट 70S होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, 80S होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट, और दोनों सब यूनिट जुड़ते कैसे हैं, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो आंसर है जी आपके पास बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 16। द सेलुलर कनेक्शन इन एनिमल सेल इज बाय अल्फा प्लाज्मोडेस्माटा। याद रखिएगा प्लांट के सेल के अंदर जब सेल टू सेल लिंकेज होती है उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। एनिमल सेल की बात हो रही है तो प्लाज्मोडेस्माटा तो कभी भी नहीं हो सकता। बीटा पोर्स, अब पोर्स जो है वो न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, वो कनेक्शन में हेल्प नहीं करते। नेक्स्ट है जी गैप जंक्शंस। तो वर्ड ही बता रही थी जंक्शंस में यही इन्वॉल्व होगा। डी रिसेप्टर, तो रिसेप्टर जो है वो लिंक नहीं करता बल्कि ये क्या करता है जी, सरफेस के ऊपर किसी ना किसी चीज की अटैचमेंट और उसकी आइडेंटिफिकेशन को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। तो हमारे पास यहां जो आंसर बनता है वो बनता है जी गैप जंक्शंस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 17 MCQs।
The space between the cell wall and the plasma membrane in prokaryote is called. अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या हो रही है जी, बात हो रही है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के बाद होती है इन केस ऑफ प्लांट, एनिमल में तो सेल वॉल होती नहीं। अब होता क्या, जब पानी वगैरह अब्जॉर्ब होता है तो सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ मूव करती है और सेल वॉल उसे रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो मजीद फूले ना। तो वो जो स्पेस होती है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। तो अल्फा ही आपके पास जो है वो आंसर है। बीटा एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पेस नहीं, ये तो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इंटरस्टिशियल स्पेस, ये सेल्स के दरमियान जो खाली जगह होती है उसे बोलते हैं, जिसे आप इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बोलते हो। डेल्टा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस नहीं जी, ये तो न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हो सकती हैं। हम तो बात करें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, तो आपके पास अल्फा ऑप्शन ही बनती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 18, which one of the following cell organelle can be viewed by the light microscope? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान ऑर्गेनेली सेपरेट होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर डेंसिटीज, ऑन द बेस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेस ऑफ देयर वॉल्यूम। तो वहां पे ER और गोल्गी एपरेटस ये दोनों बड़े स्ट्रक्चर हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो पीछे जो हमारे पास अलाइव बचते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया बचते हैं, राइबोसोम बचते हैं, लाइसोसोम बचते हैं और इस तरह के बाकी ऑर्गेनेली बचते हैं। तो जो सबसे बड़ा इनमें स्ट्रक्चर होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हमारे पास कौन सा होता है, वो होता है जी माइटोकॉन्ड्रिया। तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट है जी 19, इन प्लांट सेल्स व्हिच ऑर्गेनेली सेक्रीट पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, protein and microfibrils for the cellulose to make the cell wall। अब सेल वॉल बनाने के लिए, तो अगर आपने किसी जमाने में सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, तो सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा था कि गोल्गी वेसिकल आते हैं और वो फ्यूज होकर एक सेल प्लेट बनाते हैं और उन्हीं से निकलते हैं जी सेलुलोज या पैक्टिन या हेमिसेलुलोज, ताकि प्राइमरी सेल वॉल को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। और मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि सेल वॉल बनाना या सेल मेम्ब्रेन बनाना, इनकी रिपेयरिंग करना, ये किसका काम होता है, गोल्गी अपरेटस का काम होता है। प्लांट के अंदर गोल्गी अपरेटस को क्या कहते हैं, डिक्टायोसोम कहते हैं। तो याद रखिएगा ये पॉइंट कि डिक्टायोसोम स्टैंड्स फॉर गोल्गी अपरेटस इन केस ऑफ प्लांट। तो ये था 19। नेक्स्ट है जी हमारे पास 10 में है जी माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन, अब सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, स्पिंडल्स अपरेटस, फॉर्मेशन, सेल डिवीजन, जी बिल्कुल ये तो काम इसके होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोसोमल फाइबर्स, नर्व प्रोसेस, एंडोसाइटोसिस, इनमें तो ये इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट सेल मोटेलिटी, सेल शेप, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इनमें भी ये इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये तो माइक्रोफिलामेंट का काम था। ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर बनता है वो अल्फा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट आइए जी चलते हैं 21 की तरफ। द स्टेटमेंट दैट इज रॉन्ग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। साइज एंड शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज इन सेल, ये तो स्टेटमेंट ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल कैन बी फ्यूज विद वन अनदर, ये भी ठीक है। लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल कैन स्प्लिट इनटू टू, जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बाइनरी फिशन करता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेस ऑफ डीएनए, यानी सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, पहले भी बात हुई थी। तो चार्ली वही वाली बात हो रही है। द लास्ट वन इज इन द सेल अ सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन विल बी एक्सेप्शनली लार्ज देन अदर, तो यही वाला गलत है जी, लार्ज हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, अभी आपने रेड ब्लड सेल्स के केस में देखा भी था। नेक्स्ट है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। तो बड़ा आसान एमसीक्यू है। एनर्जी किसमें रिक्वायर है, पैसिव में एनर्जी नहीं चाहिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं चाहिए, ऑस्मोसिस में एनर्जी नहीं चाहिए। तो चाहिए किसमें, आपको चाहिए होती है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में। तो चार्ली ऑप्शन हमारे पास बनती है। बाकी किसमें आपको एनर्जी नहीं चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल डिफ्यूजन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं जी 23 की तरफ। द न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स अल्फा परमिट्स फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। नहीं जी, फ्री तो नहीं करते, मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर भी दिखाया था। उसकी प्रॉपर जो है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है, प्रॉपर ओपनिंग क्लोजिंग होती है जिसकी बिहाफ में वो मूव करता है। और हमेशा याद रखिएगा वो जो पोर्स है वो बाय नेचर क्या होते हैं, प्रोटीन चैनल्स, प्रोटीन कैरियर्स। अब जब वो होते हैं तो इनका काम होता है कोई स्पेसिफिक चीज आके अटैच होगी, जब ये अपने आप को ओपन करेंगे और जैसे ही वो चीज ट्रांसफर हो जाएगी
फौरन ही अपने आप को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। सो पहला तो नहीं हो सकता, इट ब्रिज बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है जी, इट लोकेटेड ओनली एट द स्पेसिफिक न्यूक्लियर पोर साइट। और डेल्टा है जी, परमिट द पैसेज ऑफ द प्रोटीन बाय द रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। जी डेल्टा ही है कि रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट स्टैंड्स फॉर कि जी इनके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, चीज आके अटैच होगी, ये उसे अलाउ करेंगे, चीज अटैच नहीं होगी तो ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, कभी भी ओपन नहीं होंगे। तो 23 कंप्लीट हुआ। लेट्स स्टार्ट विद द 24। व्हिच वन इज द फॉलोइंग is inclusion not bounded by the membrane that observe only during interphase। अब स्टूडेंट बात हो रही है, इंटरफेस वो मरहला होता है जब सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए तैयार कर रहा है, लेकिन अभी जो है वो डिवाइड नहीं हुआ, तो उस दौरान आप न्यूक्लियस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, न्यूक्लियोलस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन उसने बोला विदाउट मेम्ब्रेन, तो उस केस में डायरेक्ट हमारा जो सिनेरियो जाएगा, जो हमारा जहन जाएगा वो किस तरफ जाएगा, न्यूक्लियोलस की तरफ जाएगा। तो ये आंसर हमारे पास चार्ली बनता है। न्यूक्लियर पोर्स, ये तो छोटी छोटी ओपनिंग होती है ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। हेट्रोक्रोमैटिन, तो जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है आपके पास हेट्रोक्रोमैटिन और एक होता है यूक्रोमैटिन, जो कि चैप्टर इंशाल्लाह 20 में डिटेल में आपको बताएंगे। अब ये आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर तो नहीं होते, लेकिन ये जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये तो खुद मेम्ब्रेन है, तो एक ही ऑप्शन बचती है आपके पास, चार्ली ऑप्शन। अब नेक्स्ट आते हैं जी हम 25 की तरफ। अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉन्टिन्यूअस विद द RER इन इज द। अब RER किस चीज के साथ डायरेक्टली अटैच होता है? अल्फा जी हमारे पास न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पोर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है जी आपके पास बीटा में न्यूक्लियोलस। चार्ली है जी आपके पास हेट्रोक्रोमैटिन। डेल्टा है जी आपके पास आउटर मेम्ब्रेन सरफेस। तो आपको याद होगा डायग्राम में आपने देखा था, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, वो सारी की सारी डायरेक्टली लिंक होती है विद दी RER। तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास क्या बनता है, ठीक बनता है। नेक्स्ट है जी आपके पास 26 है, यू वुड एक्सपेक्ट अ सेल विद एन एक्सटेंसिव गोल्जी अपरेटस। तो आपके पास एक सेल है, अब उसके अंदर गोल्जी अपरेटस बहुत ज्यादा है, तो क्यों होंगे गोल्जी अपरेटस? या आप सेल के फंक्शन के लिहाज से बता सकते हैं कि क्या गोल्जी अपरेटस उसमें ज्यादा होंगे, तो आपको पता होना चाहिए गोल्जी अपरेटस का फंक्शन क्या था, सेलुलर सेक्रेशंस पैदा करना, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन पैदा करना। तो आप देख लीजिए जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर सेक्रेशन ज्यादा हो रही होंगी, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रही होंगी, उनमें गोल्जी अपरेटस भी क्या होगा, ज्यादा। तो मेक अ लॉट ऑफ ATP, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। बीटा सक्रीट अ लॉट ऑफ मटेरियल, जी बिल्कुल यही वाला आंसर जो है वो बनता है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। मूव एक्टिवली या स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फूड, तो ये काम जो है वो गोल्जी अपरेटस के नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 27 है जी, प्रीकर्सर्स ऑफ द राइबोसोम सब यूनिट्स आर फाउंड इन। अब आपको याद होगा हमने कहा था कि जो हमारे पास न्यूक्लियोलस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पेरिफेरल सरफेस और एक उसकी कौन सी होती है, सेंट्रल। जो सेंट्रल होती है वहां पे RDNA होगा, प्रोटीन फाइबर होंगे और RNA होगा। जो पेरिफेरल साइड होती है वहां पे क्या होते थे, सब यूनिट होते थे। तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, पेरिफेरल एरिया ऑफ द न्यूक्लियोलस। 27। नेक्स्ट है जी 28, इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज ए साइट फॉर। अब क्रिस्टी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो क्या करते हैं, नंबर 1 प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं जी बिल्कुल नहीं, वहां तो डिस्ट्रक्शन हो रही है। फास्फोरिलेशन ऑफ द फ्लेवोप्रोटीन, सो फास्फोरिलेशन मीन एडिशन ऑफ फास्फेट विद फ्लेवोप्रोटीन। अभी जो फ्लेवोप्रोटीन होती है जिसे आप बोलते हो FAD, उसके साथ फास्फोरस ऐड करी होती है, नहीं वहां तो फास्फोरस को रिमूव करवाया जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल को ब्रेक नहीं कर रहा होता, पायरोवेट को ब्रेक कर रहा है जो कि ऑलरेडी माइक्रो है, तो ये भी आपके पास गलत है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जी बिल्कुल यही हो रही होती है, क्योंकि इसमें NAD जो है और FAD जो है वो NADH और FADH2 में कन्वर्ट होते हैं और बाद में इनर मेम्ब्रेन में ये क्या करते हैं, H रिमूव कर देते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही होती, तो डेल्टा ऑप्शन है जी। नेक्स्ट 29, एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। अब कौन सी जो है वो ऑर्गेनली है, कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती? अल्फा न्यूक्लियोलस, जी बिल्कुल इसमें नहीं होती। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है,
प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन है, तो आंसर आपको समझ आ गया, अल्फा बनता है। नेक्स्ट है जी 30, विच वन हैव मेटाबॉलिकली एक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लांट सेल नहीं, बिल्कुल नहीं, एनिमल सेल बिल्कुल नहीं, बैक्टीरिया जी बिल्कुल, यही वाला होता है डेल्टा, वो तो सेल ही नहीं है ना। अब किस तरह मेटाबॉलिकली एक्टिव, याद रखिएगा स्टूडेंट, चैप्टर नंबर जो आपने प्रोकैरियोट पढ़ा था 6, उसके अंदर आपने पढ़ा था मीजोजोम, वहां हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन्स की जो इनफोल्डिंग होती है, उन इनफोल्डिंग के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन वाला काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है इन मेटाबॉलिज्म, तो उस सेंस में चार्ली ऑप्शन आपके पास ठीक है जी। 31, लेट्स स्टार्ट विद 31। 31 क्या है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। तो आपको याद होगा आपने लाइसोसोम पढ़ा था, सो लाइसोसोम में आपने पढ़ा था वो आपकी बॉडी का सुसाइडल बैग भी है, फिर आपने पढ़ा था वो आपकी बॉडी के अंदर जब सेल्फ डिस्ट्रक्शन करता है तो उस सेंस में ये आपके पास क्या हो गया जी, वो सुसाइडल बैग हो गया। अब ये जो लाइसोसोम है डाइजेस्टिव बैग भी है, तो और बैक्टीरिया वगैरह को भी ये मार रहा था, उस सेंस में ये आपका डिफेंसिव बैग भी होगा। तो अल्फा है जी मीजोसोम नहीं जी, पेरोक्सिसोम नहीं जी, सो चार्ली ही ऑप्शन आपके पास क्या, लाइसोसोम। आई जी विद 32 है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस मीन बाहर से किसी चीज को आपने क्या करना है, एंगल्फ करना है। अब जब आपने एंगल्फ करना है तो वो बाय नेचर सॉलिड भी हो सकती है, वो बाय नेचर लिक्विड भी हो सकती है। सॉलिड होगी तो उसे आप बोलते थे फैगोसाइटोसिस यानी सेल ईटिंग प्रोसेस, लिक्विड होगी तो सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। अब जैसे ही वो अंदर आएगी तो वो उसको फौरन कौन डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम डाइजेस्ट करता है। जब लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या हो गया, सेलुलर डाइजेशन हो गई। तो कौन सी चीज इन्वॉल्व होगी, ऑटो लाइसोसोम नहीं, बिल्कुल जी ये तो टर्म ही कोई नहीं है। बीटा पैरोक्सिसोम, तो पैरोक्सिसोम का ये काम नहीं, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिस्ट्रक्शन कर रही है। चार्ली क्लोरोप्लास्ट, वो तो फोटोसिंथेसिस कर रही है। फैगोलाइसोसोम जी बिल्कुल, वो जो चीज इंगल्फ हुई है वो बन गई फैगोसोम। फैगोसोम मीन एक जो चीज आपने जो है वो बाहर से इंगल्फ की है वो एक वैक्यूल की फॉर्म में अंदर आती है, अब उस वैक्यूल को हम बोलते हैं फैगोसोम। उसके साथ आगे फिर लाइसोम अटैच होता है ताकि उसकी क्या की जाए, डाइजेशन की जाए, तो वो फैगोलाइसोसोम जो है वो आंसर है आपके पास डेल्टा। नेक्स्ट 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कलर अदर देन ग्रीन। तो ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की बिहाफ पे था, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं था। क्रोमोप्लास्ट आपको क्या देता है, अदर देन ग्रीन, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैंने बता दिया, ल्यूकोप्लास्ट दिया। अमाइलोप्लास्ट समझ लीजिए, जब प्लांट अपने अंदर फूड रिजर्व करता है तो वो सेलुलर स्टेज में स्टार्च के छोटे छोटे ग्रैन्यूल जब स्टोर करेगा तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो अमाइलोप्लास्ट होता है। तो ये फूड रिजर्व का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है जी आपके पास 34, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय हैविंग डीएनए नहीं, बिल्कुल नहीं। आरएनए बिल्कुल नहीं। राइबोसोम जी बिल्कुल यही वाला था कि आपको याद होगा आपने कहा था एक ग्रैन्यूल है एक नॉन ग्रैन्यूल है, तो जो ग्रैन्यूल है वो आपके पास रफ सरफेस थी और वो था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम। डबल मेम्ब्रेन नहीं जी, ये तो होते ही सिंगल मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट करते हैं जी हम 35, the lens of the light microscope nearest to the observer eye is called as। अब देखिए ना, माइक्रोस्कोप की जहां से आप आई रख के आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो ऑकुलर लेंस होता है, और नीचे वाला जहां पे स्टेज होती है जहां पे आपने स्पेसिमन रखा होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो हमारे पास आंसर इसका क्या होगा, ऑकुलर लेंस। नेक्स्ट जी आते हैं हम 36 की तरफ, द एबिलिटी ऑफ द माइक्रोस्कोप टू डिस्टिंग्विश टू क्लोज पॉइंट एज टू सेपरेट पॉइंट इज। तो हमारे पास दो पॉइंट बिल्कुल क्लोज है, माइक्रोस्कोप उनको अगर क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रही है तो इस करैक्टर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते थे रिजॉल्विंग पावर। इसी से रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, जो आपने कहा था 1 mm तक क्या कर सकती है, इजिली ऑब्जर्व कर सकती है, और अगर इससे कम डिस्टेंस होगा देन यू हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। तो रेजोल्यूशन जो है वो आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है जी आपके पास 37, an animal cell different from the plant cell by having। अब एनिमल सेल में न्यूक्लियस, तो एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल प्लांट सेल दोनों में होता है, सेंट्रियूल सिर्फ एनिमल सेल में होता है प्लांट में नहीं होता, मैंने बताया था एक्सेप्शन
है, क्लेमाइडोमोनास या अर्ली ब्रायोफाइट्स वगैरह में होता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, तो सिर्फ एनिमल में होगा, ये प्लांट में नहीं होता। राइबोसोम तो दोनों में होते हैं। तो आंसर आपके पास क्या था? चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी हमारे पास 38 है जी द स्टोरेज हाउस ऑफ द वाइटल केमिकल। तो बॉडी के जो वाइटल केमिकल्स है, अब केमिकल में क्या आते हैं? प्रोटीन वगैरह आ जाती है, लिपिड वगैरह आ जाती है, कार्बोहाइड्रेट आ जाती है, ग्लाइकोलिपिड आ जाती है, ग्लाइकोप्रोटीन आ जाती है। ये वाइटल स्टैंड्स फॉर इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अब कौन से ऐसे कंपाउंड है? राइबोसोम, ये तो बना रहा था, स्टोर नहीं कर रहा। न्यूक्लियस, अब इसके अंदर तो क्रोमोसोम था जो जेनेटिक मटेरियल है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जी बिल्कुल यही होता है, क्योंकि इसके पास प्रोटीन भी आती है प्रोसेसिंग के लिए, इसके पास लिपिड भी आती है प्रोसेसिंग के लिए, इसके पास कार्बोहाइड्रेट भी आती है प्रोसेसिंग के लिए। ये प्रोटीन को फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोलिपिड बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, तो थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है, प्रोसेसिंग करके फिर रिलीज करता है। तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन क्या आएगी? चार्ली। और पर ऑक्सीसोम सिलेबस में आपके शामिल नहीं है, लेकिन मैं फंक्शन आपको बता रहा हूं। ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस करता है इन योर लीवर, और उस दौरान ये H2O2 को यूज करता है। नेक्स्ट जी 39, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स पेयर आर प्रेजेंट इन द फ्रूट फ्लाई। लास्ट लेक्चर में टेबल मैंने बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था जो फ्रूट फ्लाई होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 8 होते हैं। अब पेयर बताने हैं तो 8 के कितने पेयर बनेंगे? डेफिनेटली 4 बनेंगे। तो आपके पास बीटा ऑप्शन जो है वो इसकी क्या है? ठीक है। नेक्स्ट है जी 40, the cell and cell organelles in the biology is normally measured। तो सेल का जब भी आप साइज वगैरह देखते हो या ऑर्गेनेलिस का जब भी आप साइज देखते हो तो मोस्टली हम सेल का साइज कहते हैं 1 to 10 माइक्रोमीटर या 10 माइक्रोमीटर से ऑनवर्ड या 0.5 माइक्रोमीटर पर ऑक्सीसोम का साइज होता है। तो जब भी साइजेस बताए जाते हैं वो माइक्रोमीटर में बताए जाते हैं, तो मोस्टली ये होते हैं जी माइक्रोमीटर में। तो अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 41, द इंक्रीज इन द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन can achieved by increase the unsaturated fatty acid। बीटा है जी इंक्रीजिंग द सैचुरेटेड फैटी एसिड, चार्ली है जी इंक्रीजिंग द ग्लाइकोलिपिड कंटेंट, डेल्टा है जी इंक्रीजिंग द फॉस्फोलिपिड। तो पॉइंट गौर से समझिएगा, आपके पास जो फॉस्फोलिपिड होती है उसके जो नीचे टेल होती हैं, मैंने बताया था उन टेल्स के अंदर क्या होती हैं जी? फैटी एसिड होते हैं। अब फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। तो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली क्या बढ़ाया जाएगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बढ़ाया जाएगा। तो ये था आपके पास अल्फा। नेक्स्ट है जी आपके पास 42 है जी द ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ। अब देखिए जी ये जो चीजें हैं, CO2 बहुत छोटी होती है और आसानी से क्रॉस कर लेती है फॉस्फोलिपिड की लाइनिंग को, ऑक्सीजन बहुत छोटी होती है, आसानी से क्रॉस कर लेती है फॉस्फोलिपिड की लाइनिंग को। तो किसी किस्म की यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, इजीली क्रॉस कर जाती है। तो जब एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव में एनर्जी चाहिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? जो प्रोटीन कैरियर्स की बिहाफ पे होती है। तो ये तो छोटे छोटे थे, ये तो लिपिड बायलेयर से ही क्रॉस हो जाते हैं। रैंडम डिफ्यूजन, तो रैंडम डिफ्यूजन नहीं होती, एक सिस्टमाइज्ड डिफ्यूजन होती है। नेक्स्ट है जी 43, इन डैश इन्वॉल्व इन अपोप्टोसिस। तो लाइसोसोम में आपने पढ़ा था जब सेल्स की सेल्फ डिस्ट्रक्शन करवाई जाती है तो उस वक्त लाइसोसोम इन्वॉल्व होता है। तो अल्फा ही इन्वॉल्व है जी लाइसोसोम। ER तो कभी भी अपोप्टोसिस नहीं करता, वो तो मटेरियल देता है राइबोसोम्स की बिहाफ पे। गोल्गी एपेटाइटिस वो तो प्रोसेसिंग करता है मटेरियल की। माइटोकॉन्ड्रिया वो तो एनर्जी देता है ताकि अपोप्टोसिस हो सके। अपोप्टोसिस करवाता कौन है? अपोप्टोसिस करवाता है लाइसोसोम। नेक्स्ट है जी 44। अब 44 में हमारे पास है द मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट बॉडीज आर। अब आपने मेम्ब्रेन बाउंडेड बतानी है जिसमें पिगमेंट हो। पिगमेंट मैंने बताया था ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या कर सकते हैं? अब्सॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिड थे जिनमें क्लोरोप्लास्ट आता था, क्रोमोप्लास्ट आता था, ल्यूकोप्लास्ट आता था। तो प्लास्टिड अल्फा यही आएगा। क्लोरोफिल तो इटसेल्फ पिगमेंट है, ज़ैंथोफिल ये भी पिगमेंट है। तो पहला ही बचता है जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन बाउंडेड। आइए जी नेक्स्ट स्टार्ट विद 45। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अपीयर्ड टू बी ट्यूबुलर इन द अपीयरेंस।
तो ट्यूबुलर अपीयरेंस में कौन सी चीज आपको नजर आती है? राइबोसोम, ये तो ग्रैन्यूल्स हैं। गोल्गी अपरेटस, नो डाउट ये भी आपके पास जो है वो क्या होती है, सैक होती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबी लंबी नहीं होती, ज्यादा लंबी ट्यूब नहीं होती। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ, तो रफ और स्मूथ दोनों ही होते हैं, लेकिन जो प्योर ट्यूब नजर आती है वो कौन सी होती है आपके पास? स्मूथ वाली। रफ वाली जो होती हैं उसके ऊपर ग्रैन्यूल्स होते हैं और वो ज्यादा ट्यूब की फॉर्म में नहीं होती, वो ज्यादातर सैक्स सी होती है। नेक्स्ट दी प्रोटीन स्ट्रक्चर विच आर लॉन्ग, unbranched and slender tubules are called as, तो जो आपके पास जो अनब्रांच होती है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था उनमें ट्यूबुलन प्रोटीन थी, अल्फा और बीटा, और डायग्राम में उनको मैंने बनता भी दिखाया था कि वो जब बन रहे थे तो एक होलो स्ट्रक्चर लॉन्ग बन रहा था जिससे किसी किस्म की ब्रांच नहीं निकल रही। तो ये आपके पास कौन सा होता है जी? बीटा ऑप्शन, यानी माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और क्रोमैटिन मटेरियल, ये इनमें इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट है जी 47, द क्लोरोफिल इज द सेल इज लोकेटेड, तो क्लोरोफिल जो है वो सेल में कहां लोकेटेड होता है? इन स्ट्रोमा, नहीं जी ये तो मैट्रिक्स होता है। इन मैट्रिक्स, ये तो पहले बात हुई, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स एक ही बात है, फ्लूइड को कहते हैं। इन ल्यूमन, ल्यूमन कहते हैं जो कि थैलोकाइड मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस होती है उसे ल्यूमन कहते हैं, जबकि एट थैलोकाइड तो डेफिनेटली थैलोकाइड की सरफेस के ऊपर अटैच होता है क्लोरोफिल, और वहां पे ये क्या करता है? लाइट रिएक्शन परफॉर्म करता है। लेट्स स्टार्ट विद द 48। अब 48 है आपके पास, रीड द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ term given below and select the correct combination of the animal cell। तो एनिमल सेल्स के लिहाज से कौन कौन सी चीजें जो है वो पाई जाती हैं? सेल वॉल नहीं होती जी एनिमल सेल में, ये जो है वो यहीं से एलिमिनेट हो गया। बीटा, वंस अगेन सेल वॉल यहीं से एलिमिनेट हो गया। सेल मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइबोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनता है। नीचे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो चार्ली ही बचता है जी आपके पास। नेक्स्ट है जी 49, ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट। तो स्टूडेंट प्लास्टिड आपने पढ़ा, आपने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल था जिसकी वजह से ग्रीन अपीयरेंस थी। क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट कलर देता है, तो ग्रीन कलर की अपीयरेंस पूछी जा रही है तो डेफिनेटली वो होगी ऑन द बिहाफ ऑफ क्लोरोफिल। तो अल्फा ऑप्शन है जी, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, और एंथोसायनिन पिगमेंट होता है बेसिकली। तो अब ये पिगमेंट प्लांट के अंदर जो है वो ग्रीन कलर नहीं देता, ये जो है वो ज्यादातर प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। नेक्स्ट जी 50, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज दैट, नंबर 1, कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सेल, डेफिनेटली यही वाला फंक्शन बनता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ओनली द एंट्री, नहीं ऐसा नहीं होता, ये एग्जिट को भी कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल ओनली द एग्जिट, नहीं ऐसा नहीं होता, एंट्री को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अलाउ एंट्री एंड एग्जिट द मटेरियल विदाउट एनी कंट्रोल, ऐसा नहीं होता, सिलेक्टिवली परमिएबल है, कंट्रोल प्रोसेस है। तो आंसर आपके पास क्या बनता है जी? अल्फा। नेक्स्ट है जी 51, the association of single mRNA with multiple ribosome is called as, तो जब एक mRNA के ऊपर कई राइबोसोम अटैच हो जाते हैं ताकि जल्दी से प्रोटीन बनाई जाए, और ज्यादातर ये करैक्टर किन में फॉलो होता है जी? प्रोकैरियोट्स के अंदर। उसे हम क्या बोलते थे? उसे हम बोलते थे पॉलीजोम। पॉलीमर, पॉली स्टैंड्स फॉर मैनी, मर स्टैंड फॉर यूनिट, यानी कई यूनिट्स का आपस में जुड़ना, जैसे पॉलीसैकेराइड हो गया। बीटा है जी पॉलीजोम, तो डेफिनेटली पॉलीजोम ही है। पॉलीपेप्टाइड इससे बनते हैं, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का ये था आपके पास, क्लासिफिकेशन में था, तो हमने स्ट्रक्चर का नाम देखना, तो वो आपके पास था पॉलीजोम, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 52, इन माइटोकॉन्ड्रिया द एटीपी सिंथेज इज प्रेजेंट एट, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि F1 पार्टिकल क्या करता है? एटीपी बनाता है, तो वो एटीपी सिंथेज है, एटीपी बनाने वाला, उसी का नाम भी मैंने आपको एक और भी बताया था, ऑक्सीसोम। तो F1 पार्टिकल, एटीपी सिंथेज, और क्या नाम है उसका? ऑक्सीसोम, एक ही चीज के नाम है, और वो कहां होता है? इनर मेम्ब्रेन्स के नॉब लाइक स्ट्रक्चर से। तो इनर मेम्ब्रेन में, सी मैट्रिक्स में, बीटा आउटर मेम्ब्रेन में, और डी है जी इनर मेम्ब्रेन शेप। तो डेफिनेटली वो इनर मेम्ब्रेन्स में होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं? एटीपी बना रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास 53, द आरएनए आर एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, तो आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए कौन बना रहा है? डेफिनेटली राइबोसोम बनाना है ना आपने, तो राइबोसोम बनाने का मेन स्ट्रक्चर कौन सा था? न्यूक्लियोलस था, तो न्यूक्लियोलस बना रहा होता है। आपको याद होगा उसका सेंट्रल रीजन जो था वो था आरडीएनए वाला और आरएनए वाला, और राइबोसोम्स की फैक्ट्री है ये। तो आपके पास ऑप्शन थी जी बीटा। नेक्स्ट है जी 50
54. The organelles that is involved in the formation of the cilia, flagella, Golgi और बेसल ग्रैन्यूल्स। तो गोल्जी अपरेटस नहीं, बिल्कुल ये तो नहीं होते। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रियूल के पेड़ को सेंट्रोसोम कहते थे। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा था वो सिलिया भी बनाता है, फ्लैजेला भी बनाता है, बेसल बॉडी भी बनाता है। और बेसल बॉडी क्या होती है? वो स्ट्रक्चर जहां से सिलिया और फ्लैजेला निकलते हैं। तो आंसर आपके पास क्या होगा जी? बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास 55। द सब यूनिट ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की जो सब यूनिट है वो कौन कौन से हैं? 50-30 जी बिल्कुल यही होते हैं। 60-40 ये यूकैरियोट के हैं। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन ही बनती है जी। नेक्स्ट आपके पास है 56। गोल्जी apparatus is formed by the joining of from the organelle। तो गोल्जी apparatus is produced from which organelle? किस ऑर्गेनली से गोल्जी अपरेटस बनता है? तो आपको याद होगा आपने कहा था वेसिकल्स आते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, फ्यूज होते थे और नई सिस्टर्नी बनाते थे। तो सिस्टर्नी के कॉम्बिनेशन को ही तो आप क्या बोल रहे थे? गोल्जी अपरेटस बोल रहे थे। तो असल में सिस्टर्नी बना कौन रहा है? ईआर बना रहा है। तो आंसर क्या होगा आपके पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो आपको क्लियर है कि ये तो कभी भी नहीं इन्वॉल्व हो सकते। 57। The cell wall of the bacteria is made up of अल्फा पेप्टिडोग्लाइकेन, जी बिल्कुल यही होता है। बीटा म्यूरिन, जी बिल्कुल यही होता है। और इसी का साइंटिफिक नेम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ऑल ऑफ दीज आपके पास यहां पे क्या बनता है? आंसर दो नाम तो आपको आते थे, तीसरा अभी आपको याद हो गया, याद रखिएगा क्या बनता है जी? एन एसिटाइल ग्लाइकोसामीन। तो ऑल ऑफ दीज आंसर है जी इसका। नेक्स्ट है जी 58। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्लेन। अब क्या एक्सप्लेन करता है? अ सिंगल लिपिड लेयर, नहीं जी यहीं से एलिमिनेट हो गया, सिंगल लिपिड तो नहीं हो सकती। अ लेयर ऑफ द प्रोटीन ऑन वन साइड एंड लिपिड बायलेयर ऑन अदर, नहीं बिल्कुल ये भी गलत हो गई। लिपिड बायलेयर जो है वो होती है और प्रोटीन एम्बेडेड होती है। टू लिपिड लेयर एंड वन प्रोटीन लेयर, नहीं ऐसा नहीं होता। फॉस्फोबायलेयर इन विच मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन एम्बेडेड, जी बिल्कुल यही वाली होती है जी, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट 59 आपके पास मैच करने कॉलम 1 कॉलम 2 और कोड्स नीचे दिए गए। आपने क्या करना है जी? आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप गौर करें, माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन, राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आ जाएगा आपके पास डबल मेम्ब्रेन यानी 3 के साथ, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन यानी 2 के साथ, राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन यानी 1 के साथ, न्यूक्लियस यानी के आपके पास डबल मेम्ब्रेन। तो फिर ऑप्शन कौन सी बनती है? 4 ही ऑप्शन बनती है, 2 डबल मेम्ब्रेन, 1 सिंगल मेम्ब्रेन और 1 विदाउट मेम्ब्रेन। आई जी लास्ट एमसीक्यूज। द लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल इन द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल इन फोटोसेंसिस, ने बिल्कुल कभी भी नहीं करता। स्टार्च स्टोरेज नहीं, वो तो अमाइलोप्लास्ट करता है। सपोर्ट द लीव्स, लीव को नहीं पूरे सेल को सपोर्ट कर रहा होता है। आयॉन्स क्रिस्टल स्टोरेज, बिल्कुल ऐसा ही है। जो आयंस वगैरह हैं उनको स्टोर करके उनके क्रिस्टल्स फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये काम किसका होता है जी? हमारे पास वैक्यूल का। तो स्टूडेंट इस तरह आपके पहले टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। होप सो आपको हर पॉइंट की समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है हर पॉइंट आपको बताया जाए कि कौन सा आंसर क्यों नहीं बनता, और हर एक जो है वो जो ऑप्शन थी मैंने उसके मीनिंग और उसका डिटेल में फंक्शन भी बताया। थोड़ा थोड़ा मैं साथ पिछला समरी भी बताता गया कि फलां स्ट्रक्चर पढ़ा था तो ये था, फलां स्ट्रक्चर पढ़ा था तो ये था। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।